नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित की तीसरी वर्कशीट को हल करेंगे। इस वर्कशीट में आपको सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में समझाया गया है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर से आप भली भांति परिचित हैं। पूर्व कक्षाओं से ही आप इन संख्याओं को जानते हैं। वे संख्याएं जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि को गिनने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, इन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर, किसी स्थान पर कुछ व्यक्ति हैं और आपसे कहा जाए कि ये कितने व्यक्ति हैं, तो आप उन्हें गिनेंगे। तो गिनती आप 1 से शुरू करेंगे। तो इस प्रकार जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वह 1 से शुरू होती हैं और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। हम नहीं बता सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित वर्कशीट में आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आपके पास कितनी किताबें हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आप अपने किताबों को गिनेंगे और आपके पास अपनी कक्षा की किताबों के अलावा भी अन्य किताबें भी हो सकती हैं। आप सभी किताबों को गिनेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आप कितने भाई बहन हो? तो इसे भी आप स्वयं करेंगे। तीसरा है, आप अपने भाई बहनों में कौन से नंबर के हो? बताओ। यानी आप लोग जितने भी भाई बहन हैं, उनमें से आपका नंबर कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो इन तीनों प्रश्नों को देने का जो उद्देश्य वर्कशीट में रहा होगा, वह यह होगा कि आप नेचुरल नंबर को भली भांति समझ सकें। यानी आप किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि की गिनती करोगे तो आप उसे 1 से गिनना शुरू करोगे। तो यही नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में जानना है। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर दें, तो इस प्रकार से जो संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है, वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। 0 को छोड़कर अन्य सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक भी होती हैं। 0 पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। अब इससे संबंधित प्राकृत और पूर्ण संख्याओं को समझने के बाद आपने पूर्णांक यानी इंटीजर्स को समझना होगा। आपको एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है जिसकी कीमत 12,000 रुपये है। आपके पास केवल 10,000 रुपये हैं। दुकानदार अपनी डायरी में आपका नाम लिखकर उसके आगे ऋण 2,000 रुपये लिख देता है और आपको मशीन दे देता है। क्या आप बता सकते हैं कि दुकानदार ने आपके नाम के आगे ऋण 2,000 रुपये क्यों लिखा? इसका अर्थ यह हुआ कि उसने ग्राहक से 2,000 रुपये और लेने हैं। तो इस प्रकार व्यवहारिक जीवन में हमें कहीं न कहीं ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अभी तक आप प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यदि इन संख्याओं के समुच्चय में हम ऋणात्मक संख्याओं जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 अप टू सो ऑन को भी शामिल कर दें, तो इस प्रकार की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, शून्य, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जो ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ये सभी 0 से भी छोटे होते हैं। इन तीनों को समझने के बाद आपने वर्कशीट में कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। स्वयं करके सीखें। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। तो आप लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखो। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लिखो। तो आप कोई भी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे एक धनात्मक पूर्णांक हमने यहाँ पर लिख लिया धन 5। इसी प्रकार आप ऋणात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं
जैसे कि हमने लिख लिया ऋण 2। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक को समझने के बाद आपने संख्या रेखा को भी समझना होगा। तो संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसमें हम किसी भी प्रकार की संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें पूर्णांकों को प्रदर्शित करेंगे। तो इसके बीच में आप शून्य लिखेंगे, उसके बाद समान दूरियों पर कुछ बिंदु ले लेंगे और शून्य के दाईं ओर हम इसमें सभी प्राकृत संख्याओं को दर्शाते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इसी प्रकार अन्य संख्याओं को हम इसमें दर्शा सकते हैं। इन प्राकृत संख्याओं को ही हम धनात्मक पूर्णांक भी कहेंगे और शून्य के बाईं ओर सभी ऋणात्मक पूर्णांक इसमें होते हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 अप टू सो ऑन। इस रेखा में जो संख्या दाईं ओर होती है वह बड़ी होती है और जो बाईं ओर होती है वह संख्या छोटी होती है। जैसे कि ऋण 3 और शून्य। तो आप देख रहे हैं कि शून्य ऋण 3 के दाईं ओर स्थित है और ऋण 3 शून्य के बाईं ओर स्थित है। तो ऋण 3 छोटी संख्या होगी और शून्य बड़ी संख्या होगी। अब हम वर्कशीट में संख्या रेखा पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। तो वर्कशीट में संख्या रेखा पर आधारित प्रश्न है, संख्या रेखा पर ऋण 5, शून्य और 6 को प्रदर्शित कीजिए। तो इसके लिए आप एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा पर हम समान दूरियों पर कुछ बिंदु रख लेंगे और किसी एक बिंदु को आप शून्य से प्रदर्शित करेंगे। शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होंगे और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। तो सर्वप्रथम आपको ऋण 5 प्रदर्शित करना है। तो शून्य के बाईं ओर जो पहला बिंदु है यह ऋण 1 को प्रदर्शित करेगा, दूसरा ऋण 2 को, तीसरा ऋण 3 को, चौथा ऋण 4 को और पांचवा बिंदु ऋण 5 को प्रदर्शित करेगा। दूसरा पूर्णांक आपको शून्य दर्शाना है। तो शून्य हम पहले ही यहाँ पर दर्शा चुके हैं। संख्या रेखा पर तीसरा पूर्णांक आपको 6 प्रदर्शित करना है। तो 6 शून्य के दाईं ओर 6 मात्रक आगे होगा। पहला बिंदु 1, दूसरा बिंदु 2, तीसरा बिंदु 3, चौथा 4, पांचवा 5 और छठा बिंदु 6 को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार हमने संख्या रेखा पर ऋण 5, शून्य और ऋण 6 को प्रदर्शित किया। वर्कशीट के अनुसार आपको समवृत्त नियम को जानना है। तो आइए समवृत्त नियम क्या होता है इसे हम समझते हैं। समवृत्त नियम का मतलब हुआ जब हम किसी भी प्रकार की संख्याओं पर कोई गणितीय संक्रिया जैसे जोड़, घटाना, गुणा या भाग करते हैं, जो परिणाम प्राप्त होता है वह उसी प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्याएं उस गणितीय संक्रिया के अंतर्गत समवृत्त हैं। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 प्राकृत संख्याएं लिखी हैं, 1 और 2। यदि मैं इनका योग करूं तो यह 1 धन 2 या 2 धन 1 बराबर 3 प्राप्त होगा। 1 और 2 दोनों प्राकृत संख्याएं हैं और इनका जो योगफल प्राप्त हुआ 3 वह भी एक प्राकृत संख्या है। 2 प्राकृत संख्याओं का योग ही एक प्राकृत संख्या है। तो इसका अर्थ हुआ कि प्राकृत संख्याएं योग पर समवृत्त नियम का पालन करती हैं। अब यदि हम इनका अंतर ज्ञात करें, 2 ऋण 1 या 1 ऋण 2, 2 ऋण 1 करने पर यह 1 प्राप्त होगा और 1 ऋण 2 करने पर यह ऋण 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो पहला अंतर है वह 1 है, अर्थात 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर प्राकृत संख्या प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो दूसरा अंतर है ऋण 1 प्राकृत संख्या नहीं है बल्कि एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि प्राकृत संख्याएं अंतर पर समवृत्त नहीं होती हैं। तो वर्कशीट के अनुसार आपको समवृत्त नियम पूर्णांकों के जोड़, घटाना, गुणा और भाग पर लागू करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि 2 पूर्णांकों का योग पूर्णांक ही प्राप्त होगा, 2 पूर्णांकों का अंतर भी पूर्णांक ही प्राप्त होगा और 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक ही प्राप्त होगा। लेकिन 2 पूर्णांकों का भागफल
पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि पूर्णांक योग, अंतर और गुणन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं, लेकिन भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होते हैं। तो आइए हम वर्कशीट में दिए गए पूर्णांकों के समृद्ध नियम पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। स्वयं करके सीखें। मूल्यांकन प्रश्न। निम्न प्रश्नों को हल करें और परिणाम समृद्ध है या नहीं बताएं। पहला प्रश्न है ऋण 7 धन ऋण 6। आपको यहाँ पर दो पूर्णांक दिए गए हैं और इनका आपने योग करना है। यदि इन पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक ही आएगा तो आप कहेंगे कि यह समृद्ध है। यदि योगफल पूर्णांक नहीं आएगा तो आप कहेंगे कि समृद्ध नहीं है। तो ऋण 7 और ऋण 6 का योगफल ऋण 13 होगा, क्योंकि समान चिन्ह वाले पूर्णांक जुड़ते हैं और योगफल में चिन्ह वही रहता है। तो इनका योगफल ऋण 13 प्राप्त हुआ। ऋण 13 भी एक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि योगफल पूर्णांक है अतः यह समृद्ध है। अब दूसरा देखिए, आपको 0 धन ऋण 9 दो पूर्णांक दिए गए हैं। यदि हम इनका योग करें तो यह ऋण 9 आएगा, अर्थात योगफल भी एक पूर्णांक है। तो इसका उत्तर भी हम लिखेंगे क्योंकि योगफल पूर्णांक है अतः यह समृद्ध है। तीसरा हमें दिया गया है 6 ऋण ऋण 8। इसे हम हल करेंगे। 6 ऋण और ऋण गुणा होकर तो धन 8, 6 धन 8 बराबर 14। 6 और ऋण 8 दो पूर्णांक थे, हमें इनका अंतर करना था। इनका अंतर 14 यानी एक पूर्णांक है। तो आप लिखेंगे क्योंकि पूर्णांकों का अंतर भी पूर्णांक है अतः यह समृद्ध है। चौथे प्रश्न में हमें दो पूर्णांकों का अंतर ज्ञात करना है, ऋण 4 और ऋण 0। तो ऋण 4 ऋण 0 का मान ऋण 4 ही होगा। तो इसमें भी आप लिखेंगे क्योंकि पूर्णांकों का अंतर भी पूर्णांक ही है अतः यह समृद्ध है। पांचवा है ऋण 5 और 7। तो यहाँ पर दो पूर्णांकों को आपने गुणा करना है। ऋण गुणा धन बराबर ऋण 5 गुणा 7 बराबर 35। तो गुणनफल ऋण 35 भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि दो पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक ही है अतः यह समृद्ध है। छठे भाग में भी हमें दो पूर्णांकों को गुणा करना है। ऋण 3 गुणा ऋण 2। ऋण गुणा ऋण धन 3 गुणा 2 6। तो गुणनफल धन 6 अर्थात एक पूर्णांक ही है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे क्योंकि दो पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांक ही है अतः यह समृद्ध है। सातवां है ऋण 8 भाग 6। तो इसे हम लिख सकते हैं ऋण 8 बटा 6। अब इसे हम सरल करेंगे तो 2 से 8 4 बार कटेगा और 6 3 बार कटेगा। अब देखिए 3 का भाग 4 में पूरी बार नहीं जाता है, तो इसका उत्तर आएगा ऋण 4 बटा 3। तो ऋण 8 और 6 दो पूर्णांक थे, इनका भागफल ऋण 4 बटा 3 पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे क्योंकि भागफल पूर्णांक नहीं है इसलिए यह समृद्ध नहीं है। आठवां है 4 भागा 3। तो इसे हम 4 बटा 3 लिखेंगे। 3 का भाग 4 में पूरी बार नहीं जाता है, तो इसे हम 4 बटा 3 ही लिखेंगे। तो 4 और 3 दो पूर्णांक थे, इनका भागफल 4 बटा 3 पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हम लिखेंगे क्योंकि भागफल पूर्णांक नहीं है इसलिए यह समृद्ध नहीं है।